वह बाथरूम में गया और कुछ ही देर में हवा भाप से भर गई। धुंध के बीच एक पल भर दिखने वाली सफेद परछाई धीरे धीरे धुंधली हो गई। हालांकि जब वह बाहर निकला तो उसे अपनी निराशा के साथ पता चला कि कमरे का हीटर खराब हो गया था। ठंड से बुरी तरह कांपते हुए म्यूजे बिजली की तेजी से अपनी चादरों की सुरक्षित पनाह में घुस गया। उसने अपने मकान मालिक से संपर्क किया, लेकिन उसे बताया गया कि शाम बहुत देर हो चुकी है, इसलिए मरम्मत के लिए कोई नहीं मिल पाएगा। ये काम अगले दिन तक इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि चादरों के नीचे उतनी ठंड नहीं थी, फिर भी कमरे की कड़ाके की ठंड उसे परेशान कर रही थी। फिर भी पूरा दिन बाहर घूमने फिरने के बाद म्यूजे को थोड़ी देर फोन चलाने के बाद ही नींद आने लगी। उसने खुद को चादर में कसकर लपेट लिया, बिल्कुल एक रोएंदार इल्ली कैटरपिलर जैसा दिखते हुए, और गहरी नींद में सो गया। आधी रात को जब बाहर की दुनिया शांत और खामोश थी, एक काली सेडान गाड़ी धीरे धीरे घर के बाहर आकर रुकी। गाड़ी से एक लंबी बेहद खूबसूरत महिला बाहर निकली। हाउजे तुरंत नीचे भागा ताकि उसके लिए दरवाजा खोल सके। प्रेसिडेंट सू, उसने फुसफुसाते हुए कहा, म्यूजे सो गया है। सू वानरू ने सहमति में सिर हिलाया, धीरे से उसे धन्यवाद दिया और अपनी तारीफ के तौर पर उसे एक कीमती तोहफा दिया। पिछले 2 हफ्तों से म्यूजे उसे नजरअंदाज कर रहा था। उसे हाउजे के जरिए म्यूजे की रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में लगभग सब कुछ पता चल गया था। हाउजे ने पूरी ईमानदारी से म्यूजे की हर छोटी बड़ी हरकत की जानकारी उसे दी थी, दिन रात। अपने हाथों में वो भारी तोहफा थामे हुए हाउजे के मन में अपनी बात कहने की इच्छा जागी, या यूं कहें वो मन ही मन चिल्लाया, मुझे तुम्हारे इन कीमती तोहफों की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस तुम दोनों के बीच थोड़ी सी रोमांटिक केमिस्ट्री देखना चाहता हूँ। क्या तुम दोनों इस अजीब दौर से बाहर निकलकर अब सुलह नहीं कर सकते? अफसोस, कमरे की कड़ाके की ठंड बर्दाश्त से बाहर थी। अब और सहन न कर पाने के कारण वो अचानक अपने कमरे की ओर भागा और चादरों के नीचे घुस गया। अगर उसे ये पता न होता कि सू वानरू आज रात आने वाली है, तो वो बहुत पहले ही म्यूजे के बिस्तर में घुसकर गर्मी लेने चला गया होता। इस बीच दूसरी मंजिल पर गलियारे के आखिर में बने कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। खिड़की से छनकर आती नरम चांदनी में नहाई हुई सू वानरू ने मुगे को साफ साफ देखा, जो अभी भी एक इल्ली की तरह चादर में लिपटा हुआ था और जिसका खूबसूरत चेहरा चादर से बस आधा ही बाहर झांक रहा था। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। वो गहरी नींद में नहीं सो रहा था, फिर भी उसे सू वानरू के वहां होने का जरा भी एहसास नहीं था। सू वानरू ने तुरंत अपना कोट उतारा और अपनी रेशमी स्कार्फ को हल्के से अपनी बाह पर डाल लिया। जैसे ही वो बिस्तर पर लेटी, बिस्तर थोड़ा नीचे धंस गया और उसने मूगे को चादर समेत अपनी बाहों में भर लिया। जैसे ही उसने धीरे से कंबल उठाया, मूगे को अचानक अपने आसपास ठंड महसूस हुई, लेकिन उतनी ही तेजी से गर्माहट की एक लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई और उसे पूरी तरह से अपनी आगोश में ले लिया। अपनी सहज प्रवृत्ति के चलते वो सू वानरू के शरीर से निकलती स्थिर और सुखद गर्माहट की ओर खिंचा चला गया और चादर के नीचे उसकी बाहों में और भी गहराई तक सिमट गया। मुके के चेहरे के हाव भाव धीरे धीरे शांत हो गए। साफ जाहिर था कि उसे अब जरा भी ठंड नहीं लग रही थी। आधे महीने की जुदाई के बाद ठीक इस पल सू वानरू की आंखों में नींद का कोई नामो निशान नहीं था। वो बस मुगे के सोते हुए चेहरे को निहारती रही। ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ा दुबला हो गया है। उसके गालों पर बचपन की जो थोड़ी बहुत गोलाई बची थी, वो भी अब पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। उसके होठों पर एक ताजगी भरी लाली थी, शायद लिप बाम लगाने की वजह से, और हवा में स्ट्रॉबेरी की भीनी भीनी खुशबू तैर रही थी। सू वानरू ने उसकी ठुड्डी को ऊपर उठाया और उसकी उंगलियां धीरे धीरे उसके माथे से नीचे की ओर सरकती हुई आखिरकार उसके होठों पर आकर ठहर गईं। स्ट्रॉबेरी की वो खुशबू अब उसकी सांसों में भी घुल चुकी थी। वो पूरी तरह से उस पल में खो गया था। उसका जुनून अब उसके काबू से बाहर होता जा रहा था। मुगे ये तय नहीं कर पा रहा था कि वो कोई सपना देख रहा है या सचमुच जाग रहा है, क्योंकि उसे अपने सामने सू वानरू का चेहरा धुंधला सा दिखाई दे रहा था। उनके होंठ और जबानें एक दूसरे में इस कदर उलझ गई थीं कि वो एक बेहद अंतरंग और गहरा चुंबन बन गया था। एक ऐसा चुंबन जिसे रोक पाना अब किसी के लिए भी मुमकिन नहीं था। क्या मैं सचमुच इतना बेताब हो गया हूँ? मुगे ने मन ही मन सोचा। जरा सोचो, मैं उस घटिया औरत के साथ अंतरंग होने के सपने देख रहा हूँ। वो चुंबन उसे हैरानी की हद तक अच्छा लग रहा था, और वैसे भी इतने लंबे समय तक उससे दूर रहने के बाद अपने दिल की गहराइयों में वो उसे सचमुच बहुत याद कर रहा था। चादर के नीचे उसके पैरों की उंगलियां हल्की सी सिकुड़ गईं। मुझे छोटा भेड़िया कुत्ता, लिटिल वुल्फ डॉग कहकर पुकारो, सू वानरू ने बेहद धीमी और कोमल आवाज में कहा। लेकिन उसे हैरानी तब हुई जब मुगे के मुंह से बस 2 ही शब्द निकले, बेवकूफ कुत्ता। यहाँ तक कि सपने में भी मुगे ने यह साफ कर दिया, मैं बहुत गुस्से में हूँ। मैं तुम्हें वाइफी तो बिल्कुल नहीं कहने वाला, तो फिर मुझे कुछ और कह लो, सू वानरू ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा। मुगे ने साफ मना कर दिया, सपने में भी नहीं। फिर भी जिस तरह से इस कमीनी औरत ने उसके सपने में उसे सताया था, वो ठीक उतना ही बेरहम था जितना कि अतीत में हर बार होता आया था। मुगे ने हार मानने से इनकार कर दिया। अचानक अपना मुंह खोलकर उसने जोर से उसके कंधे पर अपने दांत गड़ा दिए। पल भर में ही सू वानरू की आंखों में एक तेज चमक कौंध उठी। हालांकि कमरे की हवा कड़ाके की ठंड थी, वहाँ हीटिंग का भी कोई इंतजाम नहीं था, फिर भी उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं, मानो वो अंदर से जल रहा हो। जिस पल उसने मुगे को छुआ, उसकी दबी हुई इच्छाएं एक उबलते हुए जुनून में फूट पड़ी, जिन्हें दबा पाना बिल्कुल नामुमकिन था। अगर ये सच में एक सपना है, मुगे ने सोचा, तो ये बेहद असली लग रहा है। फिर भी किसी वजह से वो ये बात जोर से कह नहीं पाया। उसकी नजर अचानक गहरी हो गई, इतनी गहरी और अथाह कि किसी खाई जैसी लगने लगी। वो अवर्णनीय स्नेह अंततः केवल उनके शरीरों की भाषा के माध्यम से ही व्यक्त किया जा सका। अगली सुबह जब मुगे की आंख खुली, तब जाकर उसे सचमुच हैरानी हुई। उसे लगा था कि ये सब एक सपना था, लेकिन ऐसा नहीं था। सू वानरू अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। उसका छोटा सा हाथ मुगे की कमर पर टिका था और उसकी हल्की फिर भी साफ पहचानी जाने वाली महक उसके चारों ओर फैली हुई थी। उसने अपनी नजर ऊपर उठाई और उस औरत के जबड़े की सुंदर सुडौल बनावट को निहारा। वह अपनी नींद में पूरी तरह से सुकून में लग रही थी। उसका नाइट गाउन काफी लंबा था
और उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर साफ दिखाई दे रहा था एक गहरा लाल रंग का काटने का निशान, जो जाहिर तौर पर पिछली रात उसी की करतूत थी। जिस पल मूगे को याद आया कि पिछली शाम कैसे उसका फायदा उठाया गया था, उसने तय किया कि वो एक बार फिर जोर से काटेगा, ठीक उसी निशान के ऊपर जो उस औरत की गर्दन पर पहले से मौजूद था। सू वानरू को एक तेज चुभन महसूस हुई और वो तुरंत जाग गई। वो जानती थी कि मूगे ने ही उसे काटा था। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया, धीरे से उसके सिर के पिछले हिस्से पर हाथ फेरा और उसके बालों को सहलाया। अगर तुम मुझे काटते भी हो तो इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता, जब तक कि मिस्टर सू खुश हैं। ये शब्द सुनकर मूगे अनजाने में ही उसने अपने काटने का दबाव इतना बढ़ा दिया कि उसके मुंह में खून का स्वाद भर गया। तभी जाकर उसने आखिरकार अपनी पकड़ ढीली की। उसने सू वानरू की गर्दन पर तब तक काटा था जब तक कि उससे खून न बहने लगा।